केस स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत। उस केस का नाम है गार्टनर आइलैंड लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी। तो दोस्तों, ये केस काफ़ी अच्छा केस है और इस केस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे केस के साथ साथ, जैसे कि रेसिडेंस स्टेटस क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्या होता है, रॉयल्टीज क्या है। तो ये सब चीजें हम लोग इस केस के अंदर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो केस है उसका नाम है गार्टनर आइलैंड लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी। तो इस केस में हम लोग क्या क्या चीज पहले, इस केस को समझने से पहले जो चीजें जरूरी है जानने के लिए वो है कि रॉयल्टीज क्या होती है अंडर सेक्शन 916। दूसरा है सेक्शन 12 ऑफ डीटीएए। डीटीएए का मतलब हो गया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसके अंतर्गत ये सेक्शन 12 क्या है, टैक्सेबल पर्सन्स किसको बोलते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, सेक्शन 143(2) क्या है, सेक्शन 143(3) क्या है, सेक्शन 195 क्या होता है, सेक्शन 234(b) क्या है और सेक्शन 271 क्या होता है। तो दोस्तों, एक एक करके चीज को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग केस देखेंगे। तो केस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ये सब चीज़ भी हम लोग को समझ में आ जाएगी। तो जो पहला है वो है रॉयल्टीज अंडर सेक्शन 916। ये क्या होता है, रॉयल्टीज का एक्चुअली मतलब क्या है। रॉयल्टीज का मतलब होता है कि रेंट देना, ये एक तरह का रेंट है। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी अगर वो भाड़े में लेता है, अगर कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जिसको कि हम लोग देख छू सकते हैं, तो उसको अगर कोई भाड़ा में लेता है तो उसके अगेंस्ट में जो वो देता है, जो भी कंसिडरेशन वो देता है, उसको हम लोग रेंट बोलते हैं। और इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है ना, ये सब को अगर कोई भाड़ा में लेता है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन वो पे करता है, उस कंसिडरेशन को रॉयल्टीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है रॉयल्टीज का। रॉयल्टीज बेसिकली आपका इंटेंजिबल एसेट को लेकर के होती है। तो ये सेक्शन काम में आएगा इस केस के अंदर में, जब आएगा तब मैं इसको रिलेट कर दूंगा। रॉयल्टीज का जो मतलब है वो यही है कि इंटेंजिबल जो एसेट है उसको अगर कोई भाड़ा में लेता है, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट जिसको कि कोई देख छू नहीं सकता, जैसे कि पेटेंट हो गया, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, तो वो अगर कोई भाड़ा में लेता है और उसके अगेंस्ट में अगर वो कोई भाड़ा देता है, उस भाड़ा का जो नाम है उस नाम को हम लोग रॉयल्टीज बोलेंगे। ठीक है। अब आइए दूसरा, सेक्शन 12 ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एक्चुअली आयरलैंड के साथ में है, ये केस एक्चुअली आयरलैंड का है। ठीक है ना। तो ये डबल सेक्शन 12 क्या बोलता है, इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो सेक्शन 12 है, उस सेक्शन 12 रॉयल्टीज को लेकर के क्लेरिफिकेशन दिया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी जो कि इंडियन नहीं है और जिसका इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और आइलैंड के केस में वो एक आइलैंड की कंपनी है और आइलैंड की रेसिडेंशियल कंपनी है, ठीक है ना, वो अगर वो अगर एसेट कोई भी इंटेंजिबल एसेट रेंट पर देती है और जिसको रेंट पर देती है वो इंडियन है और उसका यूज वो इंडिया में प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, उस केस में जो भी पेमेंट इंडिया का जो है, जो ले रहा है, वो जो उस कंपनी को करता है, उस पेमेंट को
हम रॉयल्टीज बोलेंगे जो कि टैक्सेबल होगी, और वो जो टैक्स जो रेट होगा वो 10% से ज्यादा नहीं होगा, वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। तो सेक्शन 12 ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट रॉयल्टीज के संदर्भ में है। ठीक है। तो इसमें ये हो गया आपका कि वापस से मैं ये चीज को रिपीट कर लेता हूं कि अगर कोई इंडिया का रहने वाला, ठीक है ना, वो आइलैंड की कंपनी जो कि आइलैंड की रेसिडेंट कंपनी है और वहीं पर ही फॉर्म हुई है, उससे कोई भी चीज का मतलब हो गया इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, वो अगर भाड़े पर लेता है, ठीक है ना, और इंडिया में उसका यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो जो भी पैसा वो उसको देता है, फीस के रूप में दे रहा हो, सब्सक्रिप्शन के रूप में दे रहा हो, उस पैसे, वो जो पैसा है उसको रॉयल्टी कहा जाएगा, और उसके ऊपर में 10% रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा, मैक्सिमम 10% है। तो यही है सेक्शन 12 ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, सेक्शन 12 उसमें अलग अलग सेक्शंस है। कभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आइलैंड के साथ में जो है उसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टैक्सेबल पर्सन्स। टैक्सेबल पर्सन्स इंडिया के इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में टैक्सेबल पर्सन्स कौन कौन होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया है। नंबर 1 में आ गया इंडिविजुअल, नंबर 2 में आ गया एचयूएफ, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 में आ गया पार्टनरशिप। नंबर 4 में आ गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीओआई बोलते हैं। नंबर 5 में आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में एओपी बोलते हैं। नंबर 6 में आ गया कंपनी, और नंबर 7 में आ गया एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन मतलब कोई भी आदमी या कोई भी एंटाइटी जो कि ऊपर के 6 में इंक्लूडेड नहीं है, वो 7 में आएगा, 7वें नंबर पे उसको इंक्लूड किया गया है। टैक्सेबल पर्सन्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो में किया गया है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले सेक्शन 12 में बताया कि वो जो कंपनी है वो आपका आइलैंड की रेसिडेंट कंपनी हो, तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है, उसके केस में रेसिडेंट कब होता है वो, और नॉन रेसिडेंट कब होता है। ठीक है ना। और जो इंडिविजुअल है उसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आइए पहले ये देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया की बाउंड्री में टेरिटोरियल जो लिमिट है उसमें 182 डेज अगर वो रहता है पिछले साल, ठीक है ना, तो उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। 182 डेज का मतलब ये नहीं है कि एक साथ में रहे, अगर वो तोड़ तोड़ के भी रहता है 10 दिन रहा फिर चला गया, फिर 20 दिन रहा फिर चला गया, उसका टोटल भी अगर 182 डेज या उससे ज्यादा है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरा है इसमें दो ऑप्शंस है रेसिडेंट में, ए और बी। दोनों में से कोई भी अगर वो फुलफिल करता है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि पिछले साल कम से कम 182 डेज रहना, और दूसरा है पिछले साल 60 दिन कम से कम रहना, 60 दिन 60 डेज कम से कम रहना, और पिछले साल को छोड़ करके जो पहले के जो 4 साल हैं, पिछले साल को छोड़ करके पहले के जो 4 साल है उसमें कम से कम 365 दिन 365 डेज उसको इंडिया में रहना होगा। अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे, और दोनों में से अगर वो कोई भी कंडीशन है फुलफिल नहीं करता, मतलब दोनों ही कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो हो गया नॉन रेसिडेंट। ठीक है। अब अगर वो रेसिडेंट होता है तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा रेसिडेंट
एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है समझते हैं। पहले तो वो उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। अगर वो रेसिडेंट है तो उसको दो कंडीशंस और है, वो दोनों की दोनों फुलफिल करनी होगी। रेसिडेंट के केस में है दोनों में से कोई भी एक, लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का में दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। दोनों कौन सी कंडीशंस है? ठीक है, तो पिछले साल को छोड़ करके पहले के जो 10 साल हैं, पिछले साल को छोड़ करके उससे पहले के जो 10 साल है उसमें कम से कम 2 साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है, पिछले साल को छोड़ करके जो पहले के 7 साल है, 7 इयर्स है, उसमें कम से कम 730 दिन 730 डेज उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। वो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो उस इंडिविजुअल को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। और अगर वो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करता है या फिर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अब आइए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कब होता है? इसमें देखा गया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल जो फर्म, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो फर्म है, उसका अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो कंट्रोल हो रहा है, जो चलाने का जो कंट्रोलिंग पावर है, जो मैनेजरियल पावर है, वो अगर फुल्ली और पार्टली, या तो पूरी तरीके से या थोड़ा बहुत भी अगर वो इंडिया में है, ठीक है ना, तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। पर अगर वो पूरी तरीके से इंडिया के बाहर में है तो उसको हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन चीज आ जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरी तरीके से इंडिया के बाहर है तो उसको हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, और अगर पूरी तरीके से इंडिया में है या थोड़े बहुत तरीके से भी अगर इंडिया में है तो भी उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके केस में क्या होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको हम कर्ता बोलते हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता, ठीक है ना, कर्ता, के ए आर टी ए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो जो कर्ता जो होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको जो इंडिविजुअल की दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल की जो दोनों कंडीशंस थी, जो दोनों फुलफिल करनी थी, वो दोनों की दोनों इसको भी फुलफिल करनी होगी अगर एचयूएफ को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है। और अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करता है या दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, उस केस में उसको रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी अदर पर्सन में कब होगा। इसमें मेनली सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन होता है, वो हो गया आपका रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का। तो रेसिडेंट तब होता है जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरे तरीके से या थोड़े भी तरीके से अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, और पूरे तरीके से अगर वो इंडिया के बाहर है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसका मेनली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट और एचयूएफ का रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट एक ही टाइप का है, बस डिफरेंस यही है कि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होता। अब आइए देखते हैं कंपनी का। कंपनी के इसमें क्या होता है, कंपनी इंडियन कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है। इंडियन कंपनी का मतलब जो कि इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी होती है, और इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होगी, इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होगी। लेकिन फॉरेन कंपनी जो होती है, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, उस टाइप की जो कंपनी है, वो कब इंडियन रेसिडेंट होगी, वो तब रेसिडेंट होगी जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली इन इंडिया है, पूरे तरीके से इंडिया में है तो ही रेसिडेंट होगी। और अगर पूरे तरीके से वो बाहर है या थोड़े तरीके से इंडिया में है तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। कंपनी में
और HUF, AOP और BOI का रेसिडेंशियल स्टेटस में मेन क्या डिफरेंस है? उन लोग के केस में अगर थोड़ा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट होगा, लेकिन कंपनी के केस में है पूरा इंडिया में होना पड़ेगा, अगर थोड़ा है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है सेक्शन 143 टू सेक्शन 143(3). ये क्या होता है? सेक्शन 143(2) जो इनकम टैक्स के अंदर में है, उसके अंदर में जब रिटर्न कोई फाइल करता है, कोई भी एसएससी रिटर्न फाइल करता है, उसको लेकर अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई भी अगर डाउट है तो वो एक नोटिस भेजता है। वो नोटिस एक्चुअली सेक्शन 143(2) के अंदर में भेजता है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर में वो नोटिस भेजता है, और नोटिस का जो रिप्लाई आए या ना आए, जिससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सेक्शन 143(3) के अंदर में स्क्रूटिनी असेसमेंट वो कर देता है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये नोटिस देता है, ये स्क्रूटिनी असेसमेंट सेक्शन 143(3) के अंदर में कर देता है। ठीक है, अच्छा 234B जो होता है, ये जो सेक्शन है 234B, ये एक्चुअली एडवांस टैक्स को लेकर में है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब अगर आप टाइमली रिटर्न अगर आप नहीं लगाते हैं और आपको एडवांस टैक्स पे करना है, और अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो 234B के अंदर में आपका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये सेक्शन मैं आपको बाद में अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल जानना यही जरूरी है कि 234B हो जाता है इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट। ठीक है, अच्छा सेक्शन 195 जो होता है वो है एक्चुअली आपका टीडीएस को लेकर। ये है सेक्शन टीडीएस को लेकर। इसका मतलब ये है कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी टाइप का पेमेंट अगर वो नॉन रेसिडेंट को करती है या फॉरेन कंपनी को करती है तो उसको 195 सेक्शन के अंदर में टीडीएस काटना कंपलसरी है। तो सेक्शन 195 टीडीएस को लेकर के है। अच्छा सेक्शन 271 1C है इस सेक्शन के अंदर में। तो सेक्शन 271 एक्चुअली है आपका पेनल्टी का जो प्रोविजन, कोई भी चीज को डिफॉल्ट है और उनको लगता है कि डिफॉल्ट इंटेंशनल है, इच्छा से जानबूझ करके किया गया है, तो डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है, और जिस सेक्शन के अंदर वो पेनल्टी प्रोविजन लगेगा वो सेक्शन 271 है। ठीक है ना। अच्छा हम लोग ये केस को पढ़ते हैं। अब हम लोग को ये केस समझ में आएगा, उससे पहले हम लोग बेसिक्स बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। अब ये केस क्या है कि गार्टनर आइलैंड जो लिमिटेड है वो एक्चुअली आइलैंड की कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन आइलैंड में हुआ है और वो आइलैंड की रेसिडेंशियल कंपनी है। उसका इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। वो क्या करती है, रिसर्च करती है, बिजनेस रिसर्च वगैरह ये सब करती है, और वो अपने वेबसाइट में वो रिसर्च पेपर्स को रखती है, जिससे जो भी बिजनेस पर्सन है उस रिसर्च का यूटिलाइजेशन कर सकता है। वो यूटिलाइजेशन करने के लिए वो एक फीस लेती है, सब्सक्रिप्शन के हिसाब, सब्सक्रिप्शन टाइप का एक फीस वो लेती है। ठीक है ना। तो इंडिया के में भी वो आपका ये अपनी वेबसाइट है www.gartner.com। ठीक है ना, इस वेबसाइट के अंदर में कोई भी उसका जो रिसर्च पेपर है, जो इंटेंजिबल एसेट हुआ, क्योंकि वो रिसर्च है, वो उसको ऑनलाइन वो डाउनलोड कर सकता है या वो देख सकता है, तो वो एक्चुअली करने के लिए उसको एक सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ठीक है ना। अब गार्टनर आइलैंड लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या की, वो आपका ये जो सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्रिप्शन को वो बिजनेस इनकम के हिसाब से शो करके नील रिटर्न लगाई, NIL नील रिटर्न। क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट हुआ है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि अगर कोई बिजनेस इनकम होती है, बिजनेस टाइप की अगर कोई इनकम होती है इंडिया और आइलैंड के बीच में, और आइलैंड की रेसिडेंशियल कंपनी है, वो इंडिया से अगर कोई बिजनेस इनकम करती है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर ने वो रिटर्न को लगा दी। लेकिन जो ITO था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसको एक्चुअली रिटर्न समझ नहीं आया। पहले तो वो नोटिस दिया 143(2) के अंदर में, जो मैं आपको पिछले बार समझाया, और नोटिस का जो रेस्पॉन्स आया उससे जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो स्क्रूटिनी असेसमेंट वो कर दिया सेक्शन 143(3) के अंदर में। ठीक है, उस केस में क्या किया, वो बिजनेस इनकम को नलीफाई कर दिया, बिजनेस इनकम को वो नहीं माना,
और बिजनेस इनकम को वो क्या किया, बिजनेस इनकम को वो रॉयल्टी इनकम ट्रीट किया, जो रॉयल्टी में सेक्शन 916 के अंदर में जो मैं बताया हुआ हूँ पहले, उसको वो रॉयल्टी इनकम बोल के ट्रीट कर दिया। ठीक है, अच्छा ट्रीट तो कर दिया। उसके बाद क्योंकि वो एक अच्छी खासी अमाउंट है, 90 लाख के आसपास का है, आप देखिएगा, तो उसके ऊपर में क्योंकि वो टैक्स पे नहीं किया टाइमली, ठीक है ना, तो उसके ऊपर में इंटरेस्ट लगा दिया 234B के अंदर में, क्योंकि वो एडवांस टैक्स उसको पे करना था, वो पे नहीं किया, कंपनी पे नहीं की, उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट लगा दिया 234B के अंदर में। और क्योंकि उसको ये लगा कि वो इंटेंशनल है, कंपनी जानबूझ करके ऐसा की है, पेनल्टी प्रोविजन भी शुरू कर दिया सेक्शन 271 के अंदर में। ठीक है, तो कंपनी जो थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई और वो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स अपील की। अपील में भी जो डिसीजन है वो उसके अगेंस्ट में आया, कंपनी के अगेंस्ट में आया, ठीक है ना, और उसके बाद ये केस आ गया ट्राइब्यूनल में। ठीक है ना, ट्राइब्यूनल में ये केस आया। अब मजेदार बात क्या है, देखिए आप, कि ये कंपनी का पिछला रिकॉर्ड भी सेम है, मतलब पिछले बार भी सेम हुआ है, वो बिजनेस इनकम शो की, बिजनेस इनकम नहीं माना गया और रॉयल्टी के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ा। ठीक है ना, पिछला जो रिटर्न था उसका भी कंडीशन उसका सेम रहा हुआ है, मतलब गार्टनर लिमिटेड केस पहले भी सेम फैक्ट्स को लेकर हारी हुई है, नंबर एक। नंबर दो जो इम्पोर्टेंट था वो था कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन। इसमें वो देखने लायक बात क्या है कि जो विप्रो लिमिटेड है, विप्रो लिमिटेड ये गार्टनर का रिसर्च आर्टिकल्स का यूज करती थी। ठीक है ना, गार्टनर जो कंपनी है उसका रिसर्च जो है वो सब्सक्रिप्शन दे करके वो ये यूज करते। ठीक है, तो इसके ऊपर में कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये था कि जो पेमेंट विप्रो सब्सक्रिप्शन के रूप में गार्टनर को कर रही है वो रॉयल्टी है, नंबर वन। और नंबर टू, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी को कर रही है तो उसके ऊपर में सेक्शन 195 के अंदर में टीडीएस काटना चाहिए था। तो ये जो केस था आपका विप्रो वाला, ये एक्चुअली टीडीएस को लेकर के था कि आप टीडीएस क्यों नहीं काटा, आपको टीडीएस काटना चाहिए। और उसमें ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें ये बोला गया कि ये जो पेमेंट वो सब्सक्रिप्शन के रूप में कर रहा है, विप्रो लिमिटेड कंपनी जो कर रही है गार्टनर को, वो रॉयल्टी है। तो ये रॉयल्टी को फिर इस केस में जो ट्राइब्यूनल था वो ले लिया, क्योंकि ये कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसको ओवररूल नहीं किया जा सकता। और क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट खुद इस केस में, विप्रो वाला केस में सब्सक्रिप्शन को रॉयल्टी माना है, तो वो लोग को भी रॉयल्टी इनको मानना ही है। तो इस केस में रॉयल्टी हुआ और रॉयल्टी माना गया। और क्योंकि इसका पहला जो केसेस था गार्टनर लिमिटेड कंपनी का, आइलैंड लिमिटेड कंपनी का, सेम फैक्ट्स को लेकर के डिसीजन उसके अगेंस्ट में गया हुआ है, ये दोनों पॉइंट्स को लेते हुए जो डिसीजन आया वो गार्टनर आइलैंड लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट में आया। मतलब कि जो भी सब्सक्रिप्शन गार्टनर आइलैंड लिमिटेड को इंडिया से मिला है वो रॉयल्टी इनकम है, और उसके ऊपर में 10%, 10% मैक्सिमम है, 10% के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि वो कुछ भी टैक्स वैक्स का पेमेंट किया ही नहीं, एडवांस टैक्स का कोई पेमेंट नहीं किया, तो उसको 234B के अंदर में आपका इंटरेस्ट भी देना होगा। ठीक है ना, तो ये आपका केस है गार्टनर आइलैंड लिमिटेड। डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं किया हूँ और इस केस की कॉपी भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।